आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही दुखद खबर से जो कि दुबई से आई है। और हम लोग इस खबर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और हम लोग ना ही ये हमारे लिए एक बुरे नाइटमेयर जैसा था इसको देखना। दरअसल हम बात कर रहे हैं लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट तेजस के क्रैश से। आज दुबई में एक दुखद घटना हुई है जहां पर भारतीय वायुसेना का एक तेजस एयरक्राफ्ट जो कि फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान अपने मनोवर से लोगों का दिल जीत रहा था, अचानक किन्हीं अनजान कारणों की वजह से वो क्रैश हो जाता है। और क्रैश में सबसे बुरी बात ये रहती है कि जिस समय क्रैश हुआ उस समय कोई भी इजेक्शन प्रोसीजर हमें देखने को नहीं मिला, ना ही कोई पैराशूट देखने को मिला। और ये घटना देखने के बाद हमारा दिल और भी दहल गया पायलट को लेकर के। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। भारतीय वायुसेना ने कंफर्म कर दिया कि इस दुखद घटना में भारतीय वायुसेना के वो पायलट, अभी उनका नाम हालांकि डिस्क्लोज नहीं किया गया है जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। खैर, हम कोई विशेषज्ञ नहीं है इस पर टिप्पणी करने वाले, लेकिन इस पर बात करते हुए भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल संजीव कपूर सर ने अपना कुछ मत रखा है। उन्होंने कहा कि कोई भी मशीन परफेक्ट नहीं होती है। हमने F-35 लाइटनिंग 2 के साथ भी क्रैश देखे, हमने जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं उनको भी क्रैश होते देखा। ये मशीन है जिनमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि तेजस के क्रैश के कारणों का पता हमारे लिए लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्योंकि पूरा सिस्टम हिल चुका है तो ज़रूरत सी बात है कि जो ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये मैकेनिकल रीजन की वजह से क्रैश हुआ है या फिर इसमें जो फ्लाई बाय वायर का मेल फंक्शन है वो देखने को मिला, या फिर कंट्रोल सर्फेसेस का इश्यूज था जिनके चक्कर ये क्रैश हुआ। यहाँ पर सैबोटाज एंगल से भी इंकार नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक सिस्टमैटिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की ज़रूरत है। फिलहाल तो अभी जो FDR और CVR है इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है और इस स्टेज पे कुछ भी टिप्पणी कर पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन दुखद बात यह है कि हमने इस हादसे में अपने एक पायलट भाई को गंवाया है। देखिए, पूरा देश इस समय इस घटना से काफ़ी ज़्यादा व्यथित है और हम सब इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। इनफैक्ट जिस समय ये घटना हुई और हमको पता चला, हमें तो एक क्षण के लिए यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन जब विजुअल्स सामने आए तो वो हृदय विदारक थे। इससे पहले 2024 में इंजन मेलफंक्शन के कारण हम ऑलरेडी एक तेजस जेट गंवा चुके हैं। बड़ी बात यह नहीं है कि हमने एक मशीन गंवाई है, बड़ी बात यह है कि उस घटना में तो हमारे जो पायलट थे वो सेफली इजेक्ट करने में सक्षम थे। लेकिन इस दौरान ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है इसमें हमारे पायलट एयरक्राफ्ट से निकल नहीं पाए। हालांकि जो पाकिस्तानी इसका मजाक उड़ा रहे हैं उनको याद होगा कि अभी 2020 में ही उनके एयरफोर्स डे के ठीक पहले ही उनका F-16 भी इसी तरह रिहर्सल के दौरान क्रैश हुआ था। इनफैक्ट तुम्हारा JF-17 जंक जो है वो तो उड़ान भरने के लायक ही नहीं है और उसको फ्लाइंग डिस्प्ले में ही नहीं रखा गया। और उससे भी उलट एक बार जाके हिस्ट्री चेक कर लेना JF-17 कितने बार क्रैश हुआ है। खैर, इस मौके पर हम उनके जैसा नीच हरकत तो नहीं करेंगे कमेंट करके, लेकिन हम इतना ज़रूर चाहेंगे कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है जिसे भविष्य में भारतीय वायुसेना की बैकबोन कहा जा रहा है। और ऐसे में कोई भी अगर कारण हमको ऐसा मिलता है जो कि हमें इस तरफ इंगित करता है कि वो चीज़ें बदलाव में होना चाहिए, तो ये समय उनको सुरक्षित करने का है। क्योंकि ऑलरेडी तेजस से हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हैं और एक इंटरनेशनल एयर शो में क्रैश होना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत दुखद बात है। लेकिन हम फिर भी यही चाहेंगे और हम ये चाहेंगे कि जो जानकार लोग हैं वो अपना 100% दें और उन मामलों को देखें जिनके वजह से ये क्रैश हुआ है। और हम यही भगवान से कामना करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई भी दुखद घटना ना हो, क्योंकि चाहे जो कुछ भी हो इससे हमारा जो इमोशन है वो भी जुड़ा है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक पायलट ने अपना प्राण न्यौछावर किया है और ये चीज़ें हमारे लिए और भी ज़्यादा हृदय विदारक बन जाती हैं। फिलहाल जिस समय इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है उस समय जो मामले की जांच पड़ताल है वो की जा रही है और हमें इंतजार रहेगा इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट का, जहां पर हादसे के जो कारण है वो बताए जाएंगे और उसी समय हमें पता चलेगा कि क्या ये भी इंजन फेलियर की वजह से हुआ था या इसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम का मेल फंक्शन था या दूसरा कोई मैकेनिकल इशू था। वो उसी समय क्लियर होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो हाइपरसोनिक एम्बिशन है इनको पूरा करने के लिए वर्ष 2024 में कुछ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट कर ली है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ETHDCM प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसको हम इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम भी कहते हैं, इसके अंतर्गत कुछ मेजर प्रोग्रेस करी है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारी जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं उनको सैंक्शन किया गया था डेवलप करने के लिए, ताकि जो लॉन्ग ड्यूरेशन की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उनको बनाया जा सके। और पिछले कुछ वर्षों में DRDO ने इस प्रकार के प्रोग्राम में बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त करी है। अगर हम रक्षा मंत्रालय के 2024 की एनुअल रिपोर्ट की बात माने तो DRDO ने जो एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन है इसके डिज़ाइन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है।
ये एक की कंपोनेंट है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को हाइपरसोनिक फ्लाइट्स लॉन्ग डिस्टेंस तक सस्टेन करने में मदद करती है। अगर हम बात करें एक्टिव कूलिंग सिस्टम की, तो ये उन मिसाइल के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस तक हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करती है, क्योंकि आप सबको पता है कि हाइपरसोनिक स्पीड पर लंबे समय तक ट्रैवल करने के चलते उनकी जो सरफेस होती है और इंजन कंपोनेंट जो है वो एक्सट्रीम थर्मल लोड्स को वेयर करते हैं, और ऐसे में ये जो कूलिंग सिस्टम है ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। हम यहाँ पर उन मिसाइल्स की बात कर रहे हैं जो कि मैक 5 या उससे ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करती हैं। वही इस डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें और ज़्यादा जो दूसरे डेवलपमेंट है वो किए गए हैं। खैर, इसको डीआरडीओ एक बड़े टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट के तौर पर देख रहा है, और उनका मानना है कि धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट जनरेशन की जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका डेवलपमेंट के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस डिज़ाइन को और पुख्ता करने के लिए एक सब स्केल कंबस्टर जो है प्रोटोटाइप वो बनाया गया था, और उसको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेसली टेस्ट किया गया है, जहां पर उसने 60 सेकेंड तक जो स्टेबल कंबशन है वो किया है। डीआरडीओ का अगला टारगेट ये है कि दूसरी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उनको जल्दी से वैलिडेट करके हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। हम सब जानते हैं कि दुबई एयर शो के दौरान इस समय रूस और भारत के बीच में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर डिस्कशन हुआ है, लेकिन इसी बीच रशिया की रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन ने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिए हैं, जहां पर उन्होंने बताया कि इस समय रूस और भारत के बीच में एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्क्वाड्रन को लेकर जो बातचीत है वो हुई है, जहां पर रूस ने यह भी इंडिकेशन दिए कि भारत की तरफ से इनको लेकर बातचीत के जो नए प्रयास हैं वो शुरू किए गए हैं। इनफैक्ट हम इसको प्रयास नहीं कह सकते, बल्कि भारत ने ही रूस के ऑफर पे गौर करना शुरू किया है। इसके पीछे का एक कारण है कि अभी मई 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मैसिव सक्सेस ने इसको वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एक काफ़ी कह सकते हैं सक्षम एयर डिफेंस के कैटेगरी पे रख दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में रख दिया है, और भारत अब अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहता है। मीडिया संस्थान IDRW को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान रोस्टेक के एक सीनियर ऑफिशियल ने यह रिवील किया कि अभी जो बातचीत है एडिशनल स्क्वाड्रन को लेकर के वो शुरुआती दौर पे ही है, जहां पर तकरीबन 2 से 3 जो अधिक रेजिमेंट हैं इनको लेकर रूस के साथ भारत की जो बातचीत है वो शुरू हुई है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि अभी भारत की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं करी गई है, क्योंकि अभी जो 5 स्क्वाड्रन की डील हमने फाइनलाइज करी थी उसमें से तीसरी और चौथी स्क्वाड्रन मिलना अभी भी बाकी है, और रूस का ये कहना है कि 2026 तक हम जो पेंडिंग स्क्वाड्रन है उनको डिलीवर कर देंगे। ये स्क्वाड्रन उसी 2018 में $5.43 बिलियन की जो डील थी उसी का हिस्सा है। लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे इनकी डिलीवरी खत्म होगी उसके बाद एक जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये रूस और भारत के बीच में फाइनलाइज हो सकता है। बीच में S-500 प्रोमेथियस की बात भी हुई थी, लेकिन उसको भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो लोकप्रियता है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ अंतिम में एक सवाल छोड़कर जाते हैं कि क्या भारत को एडिशनल S-400 की तरफ देखना चाहिए, और आज का जो तेजस क्रैश हुआ है इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।